So good morning all. Good morning. Jai Hind. Jai Hind Prince Yadav ji. Jai Hind. Jai Hind. Good morning. I hope each one of you are doing great. Next set of fundamental rights. Clear? So good morning Amit ji. Good morning. I hope each one of you are doing great. So good morning all. Good morning Jai Hind. I hope each one of you are doing great. So जय हिंद शैली प्रिंस अमित गुड मॉर्निंग. जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि वॉइस और वीडियो बिल्कुल क्लियर है या नहीं. बताइए भाई, वॉइस और वीडियो क्लियर है? So then essentially we'll start off with this topic. Okay. अच्छा, अब प्रीवियस सेशंस में हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स पढ़ लिए थे टिल आर्टिकल 28. ठीक है, आर्टिकल 28 तक हमने पढ़ा था, जिसमें हमने रिलीजियस फ्रीडम, धर्म के आधार पर ये देख लिया था कि धर्म के आधार पर क्या क्या अधिकार, क्या क्या स्वतंत्रताएं जो हैं वो हमें दी गई हैं. ठीक, ओके. अब इस स्वतंत्रता से अगर हम आगे चलते हैं, ठीक है, तो आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 जो हैं, इन्हें बोला जाता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स. ठीक है, ये हैं हमारे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स. ओके, अब कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स का मतलब है कि किसी भी प्रकार से हमें संस्कृति और शिक्षा, क्लियर, हमारा कल्चर क्या है, हमारी एजुकेशन क्या है, उसे प्रिजर्व करना, उसे बचा के रखना जो है वो भी हमारा अधिकार है. ठीक, अब आर्टिकल 29 कहता है कि एवरी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स residing anywhere in any part of the country have the right to preserve their culture. अब कल्चर में क्या क्या चीजें आई? लैंग्वेज, ओके, स्क्रिप्ट मतलब भाषा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति, उसे बचाए रखने का अधिकार जो है वो आपको दिया जा रहा है. ठीक है, तो यहां पर आप ये देख सकते हैं कि राइट टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व इट्स डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर. ओके, अब एक बहुत सिंपल एग्जांपल देके आपको समझाता हूं. सपोज आप रहने वाले हैं बिहार के, ठीक, या आपने देखा होगा कि नॉर्थ इंडिया में आप हरियाणा में चले जाओ, यूपी में आ जाओ, दिल्ली में आ जाओ, हर जगह छठ पूजा का जो त्योहार है, ठीक है, उसकी छुट्टी होती है. ठीक है, और बड़े स्तर पर मनाया जाता है, सब लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, सरकार सपोर्ट करती है. अब सवाल ये उठता है कि भैया ये छठ पूजा जो है, ये त्योहार तुम बेसिकली पूर्वांचल रीजन का है या बिहार के इलाके का है, तो हरियाणा में क्यों छुट्टी दे रहे हैं, दिल्ली में क्यों छुट्टी दे रहे हैं, तो क्यों देते? अब ध्यान से समझिए, क्योंकि आर्टिकल 29 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है कि आप देश के किसी भी हिस्से में हैं, आपको अपनी भाषा, अपनी जो लिपि है और संस्कृति, कल्चर, उसे बचाने का अधिकार है. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपका त्योहार अगर आपके इलाके का है सिर्फ आप वहीं मनाओगे. आप देश के किसी भी हिस्से में जाकर रहने लगो, किसी भी हिस्से में जाकर आप चाहे उस समय पर हो, आपको अधिकार है कि आप उस त्योहार को या अपनी संस्कृति को बचाने के लिए जो भी कार्य करना चाहो आप कर सकते हो. ठीक है, इसी से कहा गया नो सिटीजन shall be denied admission into any educational institution on the grounds only of religion, race, caste और language. ठीक है, तो हमारे देश में एक और चीज बहुत क्लियरली ये बोली गई है कि किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, रोका नहीं जा सकता किसी शिक्षा के संस्थान में एडमिशन लेने से. ठीक है, किस आधार पर? जो आधार वहां पर दिए गए हैं वो सिर्फ धर्म का नहीं हो सकता, वो सिर्फ रंग का नहीं हो सकता, जाति का नहीं हो सकता और सिर्फ भाषा का नहीं हो सकता. ठीक है, क्लियर? तो ये जो आर्टिकल 29 है, ठीक,
ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए है, ये बहुसंख्यकों के लिए भी है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो माइनॉरिटीज हैं उन्हें ये अधिकार दिए गए हैं, ये सभी सिटीजन्स को दिए गए हैं। ठीक, तो इसीलिए यहां पर बोला गया कि दीज राइट्स are not necessarily restricted to minorities only as it is commonly assumed to be. It includes minorities as well as majority. ठीक है, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक जो है उनमें दोनों को है। क्लियर? तो अब यहां पर एक चीज निकल के आती है कि आर्टिकल 29 जो है, ठीक है, आर्टिकल 29 जो है, दिस आर्टिकल 29 इज फॉर ऑल, सभी सेक्शंस के लिए सोसाइटी के। क्लियर? अब यहां पर अगला जो आता है आर्टिकल 30, वो ध्यान रखना कि वो स्पेशली माइनॉरिटीज के लिए है। ठीक, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ओके, आर्टिकल 30। क्लियर? अब यहां पर यह कहा गया है कि राइट टू एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक, अब आपने कई बार सोचा होगा कि अरे सर, हम सुनते हैं दिल्ली में जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी है, ठीक है, ऐसे ही सर हमने सुना है यूपी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, ऐसे ही सर कभी हम सुनते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में, दिल्ली में सेंट स्टीफन्स कॉलेज है, ठीक, या गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज है। ठीक है, तो कि सर ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनमें अपने धर्म के लिए यहां पर कुछ जो है प्रेफरेंसेस दी गई हैं। क्लियर? अब सवाल ये उठता है कि ये माइनॉरिटीज होते क्या हैं? ठीक है, माइनॉरिटीज जो है हमारा संविधान कहता है कि हमारे देश में दो आधारों पर माइनॉरिटीज को तय किया जाएगा। ठीक, पहला जनसंख्या के आधार पर, पॉपुलेशन के बेसिस पर, और दूसरा है लैंग्वेज के बेसिस पर। ठीक है, अब कैसे? अब देखते हैं माइनॉरिटीज में कौन कौन आते हैं। माइनॉरिटीज में आएंगे मुस्लिम्स, सिख, क्रिश्चियंस, ठीक है, जैन्स, बुद्धिस्ट्स, ओके, और कई बार जैसे हम लोग बोलते हैं पारसीज। ठीक है, महाराष्ट्र में पारसीज को भी अलाउ किया गया है। क्लियर? तो ये सभी माइनॉरिटीज माने जाते हैं। ठीक है, कि ये अल्पसंख्यक है। ठीक है, अब आप लोग कहोगे अरे सर कैसे अल्पसंख्यक है, इनकी तो कई जगह पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो ये तय करने का अधिकार कि कौन माइनॉरिटीज में आएंगे कौन नहीं, ये गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, अब यहां पर ये कहा गया है कि ये जो माइनॉरिटीज होते हैं, क्लियर, उसमें माइनॉरिटीज को ये अधिकार है, ठीक, कि वो अपनी जो समाज है, संप्रदाय है, ठीक, उसके डेवलपमेंट के लिए शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकते हैं। ठीक, सो राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। ठीक है, तो यहां पर उन्हें अधिकार है कि वो जैसे भी संस्थान बनाएंगे उसका प्रशासन कैसे चलेगा वो तय करने का अधिकार इनके पास है। ठीक है, ये खुद तय कर सकते हैं, इन्हें जरूरी नहीं है कि जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है वो फॉलो करें, ये अपनी गाइडलाइंस भी तय कर सकते हैं। ठीक है, अब 44th अमेंडमेंट एक्ट से ये सभी प्रावधान लाए गए। ठीक है, और माइनॉरिटीज के अधिकारों को बचाया गया। क्लियर? अब दूसरी चीज कहती है The state shall not discriminate against any educational institution managed by minority. Clear? अब सरकार जो है वो भी किसी भी प्रकार से ये भेदभाव नहीं कर सकती किसी ऐसे शिक्षण संस्थान से जो माइनॉरिटीज के द्वारा स्थापित किया गया हो, तय किया गया हो। ठीक, उसी के अलावा यहां पर एक और चीज ये बोली गई कि ये जो प्रोटेक्शन है आर्टिकल 30 में, ठीक है, ये सिर्फ माइनॉरिटीज को है। Clear? So this protection under Article 30 is confined only to minorities. तो मैंने आपको क्या बताया, माइनॉरिटीज कैसे? धर्म के आधार पर,
संस्कृति और भाषा के आधार पर। क्लियर? सो दिस इज ओनली फॉर माइनॉरिटीज। ठीक है, ये सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए है, ये मेजॉरिटी पॉपुलेशन के लिए नहीं है। ठीक, क्लियर? तो ये कुछ प्रावधान जो थे वो लाए गए। ओके, अब यहां पर अगला जो आता है, ठीक, अगला आप लोग देखिएगा कि आर्टिकल 31, 31A, 31B, 31C। ठीक है, अब उससे पहले समझिए कि आर्टिकल 31 जो है, इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, आर्टिकल 31 जो है वो एक फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन में इसे रिमूव कर दिया गया था 1978 में। क्लियर? 44th अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, उससे इसे फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया। ठीक, अब ये आर्टिकल 31A, B, C जो है, ठीक है, उसमें सबसे पहले ये जो आर्टिकल 31 आता था, ये होता था राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी, क्लियर? पर अब ये फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट में नहीं आता है। ठीक, यहां पर ये जब आर्टिकल हटा दिया गया तो यहां से कुछ बदलाव जो थे वो भी लाए गए। ठीक है, बदलाव का मतलब है कि कुछ चेंजेस जो थे वो जरूरी थे। क्लियर? तो हमारे देश में कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स लाए गए। आर्टिकल 31 जब हटाया गया तो उससे कुछ अमेंडमेंट लाए गए, फर्स्ट, फोर्थ, सेवेंथ, 25th, 39, 40th, 42nd, ये सभी अमेंडमेंट आए। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट अमेंडमेंट था, ये आपसे एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि आर्टिकल 31A और B कब ऐड किए गए। क्लियर? तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो था, उससे 31A और 31B जो थे वो ऐड किए गए। क्लियर? 31C जो था वो 25th अमेंडमेंट के बाद 1971 में लाया गया। ठीक, अब सवाल ये उठता है कि ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, इनमें मेंशन क्या किया गया है। ठीक है, इनमें मेंशन क्या किया गया है। ठीक, तो यहां पर आर्टिकल 31A जो है, ठीक है, अच्छा, अब आप पहले मैं बताता हूं कि आर्टिकल 31 क्या था। देखो, आर्टिकल 31 में लाए गए राइट टू प्रॉपर्टी, मतलब आपका जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो भी मेंटेन करना आपका एक फंडामेंटल राइट है। ठीक है, अब वो क्योंकि आपका एक फंडामेंटल राइट है, तो सरकार के पास ये ऑप्शन ही नहीं था कि वो किसी भी प्रकार से किसी भी प्रॉपर्टी का अधिग्रहण कर सके। ठीक है, अब हमारा जब देश आजाद हुआ तब तो हमारे देश की जरूरतें कम थी। ठीक है, पर जब धीरे धीरे देश आगे बढ़ा तो जरूरतें महसूस की गई कि भैया इस देश में तो बहुत जरूरतें हैं। ठीक है, हमें तो हर प्रकार से ज्यादा जमीन चाहिए क्योंकि हमें नई गवर्नमेंट ऑफिसेज बनाने हैं, बहुत रिक्वायरमेंट थी, बढ़ती गई। क्लियर? अब इसके लिए जो जमीनें थी, जो प्राइवेट जमीनें थी, उनका अधिग्रहण किया जाना बहुत आवश्यक था। ठीक, अब आर्टिकल 31 से तो आप किसी की जमीनों का अधिग्रहण ही नहीं कर पाते थे आसान तरीकों से। ठीक, और उसकी वजह से देखा गया कि सुप्रीम कोर्ट में ना बहुत केसेस जा रहे थे। ठीक है, हर व्यक्ति जो था उसका केस, सरकार की केस, ये सभी चीजें जा रही थी। क्लियर? और इसके बाद कंटिन्यूअस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाए जा रहे थे। ठीक है, तो फाइनली 1978 में सरकार को लगा कि ऐसे तो काम नहीं चल पाएगा। देश की प्रगति के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए ये तो कुछ चीजें हैं जिन्हें हमें खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, और उसी समय पर फिर ये आर्टिकल हटाए गए और आर्टिकल 31 को रिमूव किया गया। ठीक, अब यहां पर आर्टिकल 31A जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो यहां पर इट सेव्स 5 कैटेगरीज ऑफ लॉज फ्रॉम बीइंग चैलेंज्ड and invalidated on the ground of contravention of fundamental rights under article 14 and 19। मतलब ये 5 कैटेगरी जो है कानूनों के, उन्हें बचाता है कि इन कानूनों को फंडामेंटल राइट्स के वॉयलेशन के, ये फंडामेंटल राइट्स के विरोधी हैं, इस आधार पर इन्हें नहीं रोका जा सकता।
ठीक है। अब वो आधार कौन कौन से हैं? पहला, एक्विजिशन ऑफ एस्टेट एंड रिलेटेड राइट्स बाय द स्टेट। क्लियर? कि राज्य द्वारा किसी भी संपदा का अधिग्रहण करना। अगर राज्य किसी जमीन का अधिग्रहण करता है, सरकार करती है, तो वो फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन नहीं है। ठीक है। अगर किसी प्रशासन में मैनेजमेंट जो है प्रॉपर्टी का, वो सरकार अपने हाथ में लेती है। ठीक। किसी भी प्रकार से कॉरपोरेशन बनाई गई है, निगम बनाए गए, ठीक है, उन निगमों को अगर विलय कर दिया गया, उन्हें अगर मर्ज कर दिया गया, तो वो भी वॉयलेशन नहीं कहलाया जाएगा। ठीक। एक्सटिंग्विशमेंट और मॉडिफिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स ऑफ कॉर्पोरेशन, मतलब ये निगम जो होते हैं, इनके जो डायरेक्टर हैं, उनके जो शेयर होल्डर हैं, अगर उनके अधिकारों को भी कम किया जाए, तो वो भी फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन नहीं है। ठीक। इसके अलावा एक्सटिंग्विशमेंट और मॉडिफिकेशन ऑफ माइनिंग लीजेस, जो खनन है, खदान है, उन्हें जो परमिशन दी गई है वहां पर खुदाई करने की, खदानों को जो मेटल्स हैं उन्हें निकालने की, अगर उसे यहां पर खत्म किया जाए या कुछ बदलाव किए जाए, तो वो भी फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन नहीं माना जाएगा। ठीक है। तो ये कुछ 5 प्रावधान जो थे वो यहां पर तय किए गए। ठीक। इसके बाद इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द गारंटीड राइट टू कंपनसेशन इन केस ऑफ एक्विजिशन और रेक्विजिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी बाय द स्टेट। मतलब अगर किसी भी प्रकार से सरकार किसी व्यक्ति की जमीनों का अधिग्रहण करेगी, तो सरकार को उस व्यक्ति को कंपनसेशन देना पड़ेगा, उस व्यक्ति को मुआवजा देना पड़ेगा। ठीक है। तो इसीलिए आप लोग सुनते हैं ना कि किसी इलाके की जमीन सरकार ने वहां अधिग्रहण कर लिया, हाईवे बन गया, और सरकार ने फिर इतना भारी मुआवजा दिया। ठीक है। तो यहां पर ये सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार को ये मुआवजा जो है वो देना पड़ेगा। ठीक। चलिए, अब इसके बाद आर्टिकल 31B आता है। ठीक। अब आर्टिकल 31B जो है, इट प्रोटेक्ट्स द एक्ट्स एंड रेगुलेशन इंक्लूडेड इन द 9th शेड्यूल। ठीक है। अब यहां पर यह कहता है कि भैया 9th शेड्यूल में, 9th शेड्यूल क्या था? जब हमारे देश में जमींदारी खत्म की गई, जमींदारी एक्ट खत्म किए गए, ठीक है, और लैंड रिफॉर्म्स लाए गए, मतलब जमीनों के अधिग्रहण के कानूनों में बदलाव लाए गए। ठीक। तो वो बदलाव 9th शेड्यूल में डाले गए। ये 9th शेड्यूल भी फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से आया था। ठीक है। तो यहां पर ये बदलाव जो थे ये लाए गए। ठीक है। और उन्होंने कह दिया कि किसी भी प्रकार से ये जो बदलाव है, ये फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन नहीं है। ठीक है। अब इनकी वजह से आर्टिकल 31B कहता है कि आर्टिकल 31B जो है वो ज्यादा चीजें कवर करेगा इन कंपैरिजन टू आर्टिकल 31A। क्लियर? 31A के मुकाबले ज्यादा चीजों में बदलाव जो है वो लाया जा सकता है। ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर एक अपना जजमेंट दिया। क्लियर? और सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर IR कोएलो केस जो था, ठीक है, उसमें कहा कि इवन लॉज अंडर 9th शेड्यूल वुड बी ओपन टू स्क्रूटनी। मतलब जो 9th शेड्यूल में, पहले सरकार ने तो ये कह दिया कि नहीं, 9th शेड्यूल में जो कानून है उनमें छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, उनमें कोई बदलाव, उनमें कोर्ट भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। ठीक। पर यहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, कोर्ट तो बदलाव कर सकता है। कोर्ट तो ये देखेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये संविधान के ही खिलाफ आपने कानून बना दिए हो। ठीक। तो ऐसी स्थिति में ये लाया गया। ठीक है। और इसी प्रावधानों को हम लोग देखते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर के तौर पर लाया गया। बेसिक स्ट्रक्चर हम लोग आगे आगे आने वाले अभी टॉपिक्स में पढ़ेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है। अब आर्टिकल 31C जो है उसमें 2 प्रावधान लाए गए। ठीक है। उसमें कहा गया कि नो लॉ दैट सीक्स टू इंप्लीमेंट सोशलिस्टिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स अंडर आर्टिकल 39, अगली क्लास में DPSPs हम पढ़ेंगे, एंड shall be declared void on the grounds of contravention of fundamental rights conferred by article 14 और article 19। क्लियर? तो ये कहता है कि कोई भी ऐसा कानून जो ये सामाजिक DPSPs को लागू करने के लिए लाया जाएगा, उसमें किसी भी प्रकार से, ठीक है, उसे नलीफाई या उसे कैंसिल नहीं किया जाएगा। ठीक है। मोर ओवर, नो लॉ कंटेनिंग अ डिक्लेरेशन टू इट्स इफेक्ट
shall also be डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड, मतलब उसे भी रद्द नहीं किया जा सकता। ठीक, अब यहां पर सवाल ये उठता है कि आप लोग भी सोचेंगे सर इनमें कोई फंडामेंटल राइट तो बोला नहीं गया, ठीक है, इनमें हमने ऐसा तो कुछ बोला नहीं कि ये लोगों के पास अधिकार है, बल्कि ये तो पावर के तौर पर है सरकार के पास। ठीक, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया कि ये जो आर्टिकल 31 ए बी और सी है, ठीक, ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, ये एक्सेप्शंस टू फंडामेंटल राइट है। ठीक है, कि ये फंडामेंटल राइट में कुछ ऐसे बदलाव हैं, ठीक है, जो एक्सेप्शंस के तौर पर हमें जरूर एक्सेप्ट करने चाहिए ताकि प्रशासन जो है वो सही तरीके से चल सके। ठीक, क्लियर, तो ये प्रावधान जो थे वो यहां पर लाए गए। ठीक, अब अगला यहां पर आता है आर्टिकल 32, ठीक है, जो बात करता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब ये सबसे जरूरी है, आप लोगों के पेपर में कई बार ये फंडामेंटल राइट पूछा गया है। ठीक, अच्छा, डॉक्टर बी आर अंबेडकर जो है, डॉक्टर बी आर अंबेडकर जो है, उन्होंने कहा है कि ये फंडामेंटल राइट है हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, मतलब हमारे संविधान का दिल और आत्मा जो है वो यही फंडामेंटल राइट है। क्यों? क्योंकि ये फंडामेंटल राइट कहता है कि अगर किसी भी स्थिति में भारत के संविधान में जो फंडामेंटल राइट दिए गए हैं उनका अगर उल्लंघन होगा तो व्यक्ति के पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, जो व्यक्ति है, जो लोग हैं, उनके पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है ताकि वो इन फंडामेंटल राइट से खुद को शोषण होने से बचा सकें। क्लियर? तो इसीलिए ये जो फंडामेंटल राइट है ना, ये सबसे जरूरी है, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स कैसे लागू हो सकते हैं उन्हें तय करता है ये। ठीक, अब यहां पर आर्टिकल 32 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो यहां पर कहता है राइट टू गेट फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टेड। क्लियर? ठीक है, अब ये जो राइट है ये कहता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, के किसी भी प्रकार से क्या रेमेडीज लागू की जाएंगी फंडामेंटल राइट्स को लागू कराने के लिए। ठीक, अब सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 32 में, आर्टिकल 32 में कहा है कि ये एक बेसिक फीचर है। ठीक है, एंड इट कैन नॉट बी एब्रेज्ड और टेकन अवे इवन बाय अमेंडमेंट। मतलब अब आप देखिए ये कितनी जरूरी चीज है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट को तो बचाता ही ये आर्टिकल है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो आर्टिकल 32 है इसे किसी भी प्रकार से बदला नहीं जा सकता। ठीक है, इस फंडामेंटल राइट को बदलने का या खत्म करने का जो अधिकार है वो पार्लियामेंट के पास भी नहीं है। पार्लियामेंट भी कुछ भी कर ले पर इस फंडामेंटल राइट्स को बदल नहीं सकता। ठीक है, अब ये फंडामेंटल राइट कहता है कि अगर किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट होते हैं, अगर उसके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है, ठीक है, तो उस स्थिति में वो जो व्यक्ति है वो आर्टिकल 32 के अंडर डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है। ठीक, और आर्टिकल 226 के अंडर वो डायरेक्टली हाई कोर्ट के पास जा सकता है। मतलब कि अब आप देखिए कि आपके अगर फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट होते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आपको, ऐसा नहीं है लोअर कोर्ट में जाना है, आप देश के उच्च या सर्वोच्च न्यायालय जो है उसके पास भी जा सकते हो। ठीक है, बट अब इसमें ये प्रावधान लाया कैसे गया? ठीक है, कि आप जाओगे तो जाओगे कैसे? ठीक, यहां पर देखिए, अब सबसे पहली चीज यहां पर बताई गई कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस, ठीक, अब ये जो हेबियस कॉर्पस है, ठीक, इसका मतलब क्या है? अच्छा, इसका मैं हिंदी में इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि ये लैटिन टर्म्स हैं, इनकी कोई हिंदी है नहीं, ये हिंदी में भी आपको हेबियस कॉर्पस ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब आप यहां पर देखिए कि ये जो हेबियस कॉर्पस है, ठीक है, ये किस तरीके से काम करती है। ठीक है, और ये जो हेबियस कॉर्पस है इसका मतलब क्या है? ठीक, हेबियस कॉर्पस का मतलब है टू हैव द बॉडी।
ठीक। नाउ इट इज इशूड टू ऑर्डर रिलीज ऑफ एन इंडिविजुअल हु हैज बीन इलीगली डिटेन्ड। ठीक है, अब ये जो हेबियस कॉर्पस की रिट है, ठीक है, ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को बिना किसी कानूनी उल्लंघन के गिरफ्तार किया गया है तो उस स्थिति में उस व्यक्ति के पास क्या अधिकार मौजूद हैं। ठीक, अब यहां पर क्या है कि ये जो रिट्स है, ठीक है, ये रिट्स जैसे ही लागू की गई, ठीक, तो व्यक्ति के पास अधिकार है कि अगर किसी को इलीगली अरेस्ट किया गया, इलीगली अरेस्ट मतलब आपने कई बार ऐसे कानून सुने होंगे कि भैया पुलिस आई, पुलिस ने किसी व्यक्ति को उठा के ले गए, ठीक है, और ये नहीं बताया कि भैया आपको क्यों उठाया गया है, ठीक है, किस लिए उठाया गया है। क्लियर। तो ऐसे केस में ये जो है, ठीक है, ये रिट इशू की जाती है। ठीक है, इस रिट का पर्पस क्या है? टू गेट रिलीज। ठीक है, गिरफ्तारी से रिहाई। ठीक है, गिरफ्तारी से जो रिहाई है वो लाई जा सकती है। ठीक है, अब यहां पर गिरफ्तारी से रिहाई तो हो गई, ठीक है, उसके बाद ये जो रिट है, ओके, इट कैन बी इशूड अगेंस्ट गवर्नमेंट अथॉरिटी और अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स। ठीक है, इसे गवर्नमेंट अथॉरिटी के खिलाफ भी लाया जा सकता है और इसे प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ भी लाया जा सकता है। ठीक है, बट अब सवाल उठता है कि सर किसी व्यक्ति ने सपोज कोई जुर्म किया, ठीक है, किसी व्यक्ति ने जुर्म किया, उसने किसी का मर्डर कर दिया, ठीक है, और पुलिस उठा के ले गई, तो क्या ऐसे केस में हेबियस कॉर्पस इशू हो सकती है? आंसर इज नो। ठीक है, अब यहां ध्यान रखिएगा कि सिर्फ इलीगल डिटेंशन में अगर किसी को व्यक्ति को बिना किसी कारणवश गिरफ्तार किया गया है, सिर्फ उस स्थिति में यह रिट इशू होगी। ठीक है, सवाल कई बार उठता है कि सर ये आप रिट क्या बोल रहे हो? देखिए, अब यहां पर ये 5 रिट हैं, 3 इस पेज पे, 3 अगली स्लाइड पे दिखाऊंगा। ठीक है, 5 रिट हैं। रिट का मतलब होता है एक प्रकार से लीगल ऑर्डर, कानूनी आदेश। ठीक, अब अगली रिट आती है यहां पर मैंडेमस। ठीक है, अच्छा, पहले मैंडेमस से पहले एक और चीज, अब ये जो हेबियस कॉर्पस की रिट है, मतलब अगर किसी व्यक्ति को पुलिस उठाकर ले गई, कारण बताया नहीं, और ये लग रहा है कि भैया पुलिस जो है जबरदस्ती कर रही है, ठीक, ऐसे केस में उस व्यक्ति के परिवार वाले वकील के थ्रू कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट से जाके कहेंगे कि भैया ऐसे ऐसे माय लॉर्ड इन्हें उठा लिया है, अब क्या? सुप्रीम कोर्ट जो है जब ये हेबियस कॉर्पस की रिट इशू कर देगा, जब ये आदेश दे देगा, तो उस आदेश के 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को, उस अथॉरिटी को के कोर्ट के सामने पेश करना पड़ेगा। ठीक है, तो अच्छा, बट अगर बीच में ही पुलिस ने यह बता दिया या किसी सरकारी अथॉरिटी ने बता दिया कि यह कारण है इस व्यक्ति को गिरफ्तार करने का, तो फिर यह हेबियस कॉर्पस कैंसिल हो जाएगी। क्लियर? तो ध्यान रखिए कि ये जो रिट है, ये रिट सिर्फ तभी इशू होगी अगर आपको बिना किसी कारणवश या गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है। ठीक, चलिए अगली रिट आती है रिट ऑफ मैंडेमस। ठीक है, मैंडेमस का मतलब है वी कमांड। ठीक है, हम आदेश देते हैं। क्लियर? अच्छा, अब ये जो सारी रिट मैं आपको बता रहा हूं ना, ये रिट और इनके मतलब क्या है ये भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो यहां पर मैंडेमस का मतलब है कि हम आपको आदेश देते हैं। ठीक है, अब ये आदेश किन्हें दिया जा सकता है? ये जो आदेश है, ठीक है, ये किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी को दिया जा सकता है। ठीक है, गवर्नमेंट अथॉरिटी के साथ साथ किसी भी लोअर कोर्ट को दिया जा सकता है। ठीक है,
लोअर कोर्ट को दिया जा सकता है। उस लोअर कोर्ट के साथ साथ आप ये देख सकते हैं कि किसी भी ट्राइब्यूनल को दिया जाता है। ट्राइब्यूनल आपने देखा है स्पेशल कोर्ट के तौर पर एस्टेब्लिश किए गए, ठीक है। या किसी भी, अगर हम बोलें कि सेमी जुडिशियल बॉडी जो है उसे भी दिया जा सकता है। क्लियर। तो आप ये देखिए कि किसी भी सरकारी ऑफिस को, कोर्ट को, किसी को भी ये आदेश दिया जा सकता है, ठीक है। और आदेश क्या दिया गया कि उन्होंने आदेश दिया कि आप अपनी जो संवैधानिक या आपकी जो सरकारी जिम्मेदारियां हैं उन्हें सही से निभाइए, ठीक है। तो यहां बोला गया कि आप अपनी जिम्मेदारियों को सही से निभाइए। आप जो अपनी जिम्मेदारियों को सही से नहीं निभा रहे हैं उसकी वजह से जो आम जनजीवन है, आम लोग हैं, उन्हें दिक्कत आ रही है। क्लियर। तो यहां पर आप देखिए कि ये मेंडेमस की इशू है, रिट है जो इशू की गई टू परफॉर्म पब्लिक ड्यूटीज, टू परफॉर्म पब्लिक ड्यूटीज। क्लियर। कि पब्लिक ड्यूटीज को सही प्रकार से आपको लागू करवाना है, ठीक। ठीक, तो ये दो रिट आई होप समझ आई। तीसरी रिट आती है प्रोहिबिशन की, ठीक है। टू फॉरबिड और टू स्टॉप, टू फॉरबिड और टू स्टॉप, ठीक है। अब ये प्रोहिबिशन की रिट का क्या मतलब है, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट जो है ये रिट इशू करेगा टू लोअर कोर्ट्स, ठीक है, टू सेमी जुडिशियल बॉडीज, ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं कॉसी जुडिशियल। जो कोर्ट्स हैं जिन्हें फुल पावर नहीं है, ठीक है, जिन्हें पनिशमेंट देने की पावर नहीं है, उन्हें कॉसी जुडिशियल बोला गया, सिर्फ इंक्वायरी उन्होंने कंडक्ट करी, ठीक है। और इसके साथ साथ कोई भी जो पब्लिक अथॉरिटी है उन्हें दिया गया, ठीक है। अब ये प्रोहिबिशन की रिट क्या कह रही है। अब सपोज सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई व्यक्ति गया, उसने कहा कि जज साहब मेरे खिलाफ लोअर कोर्ट में एक केस चल रहा है, ठीक है, बट इस केस में जो कानूनी कार्रवाई है वो सही तरीके से नहीं की जा रही, ठीक। तो यहां पर आप ये देखेंगे कि लोअर कोर्ट or a tribunal or a quasi-judicial body to prevent them from exceeding its jurisdiction and to stop them from performing outside their scope, ठीक है। मतलब कोर्ट ने ये कहा कि, व्यक्ति ने कहा कि जज साहब सुप्रीम कोर्ट से कि मेरे खिलाफ जो कार्रवाई है वो सही तरीके से नहीं चल रही, ठीक है। लोअर कोर्ट जो है वो कानून नहीं, वो अपनी मनमर्जी से आदेश दे रहा है, ठीक है। ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं जिसका किसी भी प्रकार से कोई लीगल स्टैंड नहीं है, लीगल स्टैंडिंग नहीं है। तो ऐसे में मुझे न्याय कैसे मिलेगा, ठीक। तो सुप्रीम कोर्ट वहां पर आदेश देगा कि भाई स्टॉप। सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट से बोलेगा स्टॉप, आप रुक जाइए, आप अभी आगे कार्रवाई मत कीजिए, ठीक। क्लियर। आप अभी कार्रवाई मत कीजिए, या आप पहले हमें बताइए कि आप क्या निर्णय, आप क्या डिसीजन देने वाले हैं, और फिर हम तय करेंगे कि क्या आप जो कार्रवाई कर रहे हो वो सही है या गलत, ठीक है। तो इसलिए इस प्रावधान जो है उन्हें यहां पर मेंशन किया गया, ठीक। क्लियर। अच्छा, अब आप देखिए कि ये जो कोर्ट है, ठीक है, इसमें ये रिट सिर्फ तभी इशू की जाती है, कैन बी इशूड बिफोर द जजमेंट, ओके, कि जब तक जो कोर्ट है वो सिर्फ कार्रवाई कर रहा है, उसने अपना निर्णय नहीं सुनाया है, उसने अपना आदेश नहीं दिया है, सिर्फ तब तक ये रिट जारी की जा सकती है, ठीक है। आदेश देने के बाद जारी नहीं हो सकती, ठीक। तो तीन रिट ये थी। अगली जो रिट आती है वो है रिट ऑफ सर्शोररी, ठीक है। अब सर्शोररी की रिट कहती है टू बी सर्टिफाइड,
ठीक है। अब टू बी सर्टिफाइड मतलब यहां पर हायर कोर्ट को लगा कि ये जो लोअर कोर्ट कार्रवाई कर रहा है ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, और ये कार्रवाई जो है संवैधानिक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो ऑर्डर देगा देगा कि या तो आप रुक जाइए, अगर लोअर कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है, ठीक है, तो सर्शोररी की रेट से वो कहेगा पहले आपके आदेश को हम देखेंगे, अगर आपका आदेश सही नहीं लगा हम उसे कैंसिल भी कर देंगे। क्लियर? तो आप ये ध्यान रखिएगा कि रिट ऑफ प्रोहिबिशन जो है it can be issued before judgment, ठीक है, और सर्शोररी जो है इट कैन बी इशूड बिफोर और आफ्टर द जजमेंट, ठीक है, पहले भी इशू की जा सकती है और बाद में भी इशू की जा सकती है, ठीक। तो यहां का क्या मतलब है, टू बी सर्टिफाइड, क्लियर, कि आप पहले सबमिट कीजिए, आप पहले बताइए कि आपका डिसीजन क्या है और उसे रिव्यू करने के बाद ही आपको वो माना जाएगा, ठीक है। तो ये रिट रही। पांचवी जो रिट आती है वो है रिट ऑफ को वारंटो, ठीक है, रिट ऑफ को वारंटो, क्लियर। अब को वारंटो कहती है बाय व्हाट अथॉरिटी, ठीक है। अब अगर किसी व्यक्ति को किसी सरकारी पद पर नियुक्त कर दिया गया है, ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को किसी गवर्नमेंट ऑफिस में अपॉइंट कर दिया गया है, ठीक है, तो दूसरा जो व्यक्ति आइडियली अपॉइंट होना चाहिए था वो सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है, वो कोर्ट से जाके कहेगा कि माय लॉर्ड इस व्यक्ति को गलत अपॉइंट किया गया है और सही तो मैं था, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो कहेगा कि अच्छा, सुप्रीम कोर्ट फिर दूसरे व्यक्ति जिसे अपॉइंट किया गया उससे पूछेगा बाय व्हाट अथॉरिटी, आपको किस कारणवश नियुक्त किया गया है, ठीक है। और यहां पर अगर सुप्रीम कोर्ट को यह लगता है कि गलत अपॉइंटमेंट हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट उस व्यक्ति को हटा सकता है और अपनी तरफ से जो सही अपॉइंटमेंट है उसे कर सकता है, क्लियर। तो ये जो रिट ऑफ को वारंटो है, ठीक है, ये रिट ऑफ को वारंटो ये तय करती है कि किस प्रकार से ये नियुक्ति की जाएगी, ये नियुक्ति कैसे आगे की जाएगी, क्लियर। तो ये सभी जो प्रावधान है वो यहां पर डाले गए हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं विच एवरी वन ऑफ यू मस्ट रिमेंबर, ठीक है, ये आप सभी को यहां पर पता होने बहुत जरूरी है, ठीक, क्लियर। सो दिस इज समथिंग दैट ऑल ऑफ यू मस्ट रिमेंबर, क्लियर, ठीक है, कि क्या काम है, कैसे अपॉइंट किए जाते हैं, व्हाट इफेक्टिवली इज द सोर्स, एवरीथिंग हैज टू बी रिमेंबर्ड, क्लियर। चलिए, तो ये 5 रिट हैं, ये रिट आप सभी को पता होनी जरूरी है, क्लियर। अच्छा, अब ध्यान रखना कि सुप्रीम कोर्ट जो ये रिट्स इशू करता है, सुप्रीम कोर्ट ये रिट इशू करेगा सिर्फ उन केसेस में जब फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो रहे हैं, ठीक है। अब क्यों, क्योंकि ये जो सुप्रीम कोर्ट है उसे बोला जाता है प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, के संविधान के रक्षक सुप्रीम कोर्ट है, संविधान का बचा के रखने का काम सुप्रीम कोर्ट का है, क्लियर। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट को ये जिम्मेदारियां दी गई हैं, ठीक, क्लियर। चलिए, अब यहां पर अगर हम आगे देखते हैं तो आगे आते हैं आर्टिकल 33। अच्छा, हमने देखा था कि आर्टिकल 12 और 13 जो है वो तो डेफिनेशन थे, आर्टिकल 31 ए बी सी जो है वो एक्सेप्शंस है, ठीक। अब आर्टिकल 33, 34, 35 जो है, ठीक है, वो बेसिकली है इनेबलिंग क्लॉजेस, मतलब वो कुछ ऐसे अधिकार हैं जिन्हें संक्षिप्त कर रहे हैं, ठीक है, या अधिकार सरकार को या व्यक्ति विशेष को दे रहे हैं, क्लियर। अब आर्टिकल 33 जो है
वो कहता है इट एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू रिस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड एनालॉगस फोर्सेस। मतलब आपको एक बात सुन के हैरानी होगी कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारे देश में सबको दिए गए हैं, बट जो आर्म्ड फोर्सेस में है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड, पैरामिलिट्री, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, ऐसे जो सभी संस्थाओं में लोग काम कर रहे हैं, उनके उनके पास सारे फंडामेंटल राइट्स नहीं है। ठीक, उनके फंडामेंटल राइट्स पर रोकथाम लगाई जा सकती है, उन्हें उनके फंडामेंटल राइट्स को रोका जा सकता है। ठीक है, अब क्यों उनके फंडामेंटल राइट्स को रोकना है? ताकि वो जो व्यक्ति हैं वो अपनी जिम्मेदारियों को सही से निभा सके। अब आप खुद सोचिए कि आर्म्ड फोर्सेस में, जैसे आज के समय पर आप लोग हैं, आपके मन में जो आता है आप इंस्टाग्राम पे डाल देते हैं, फेसबुक पे डाल देते हैं, आप व्हाट्सएप का स्टेटस लगा लेते हैं। क्या आर्म्ड फोर्सेस वाले ऐसे कर सकते हैं? कि आर्म्ड फोर्सेस वाले जा रहे हैं, ऑपरेशन करने जा रहे हैं आतंकवादियों का, और स्टेटस पहले लगा दें कि आज हम वहां पे जाके आतंकवादियों को ठोकेंगे? ठीक, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उन्हें अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। ठीक, अब ये जो आर्टिकल 33 है, ठीक, ये कहता है कि पार्लियामेंट रोक लगा सकती है इन अधिकारों पर। ठीक है, और स्टेट लेजिस्लेचर नहीं लगा सकती। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं लगा सकती है रोक, सिर्फ पार्लियामेंट लगा सकती है। ठीक है, इसके साथ साथ ऐसा कोई भी कानून पार्लियामेंट ने बनाया वो कोर्ट में नहीं ले जाया जा सकता। ठीक है, वो कोर्ट में नहीं ले जाया जा सकता। तो ये आर्टिकल 33 कहता है कि यहां पर सरकार के पास अधिकार है कि जो आर्म्ड फोर्सेस में पर्सनल हैं इनके फंडामेंटल राइट्स पर रोक लगाई जा सकती है। ठीक, अगली चीज आती है आर्टिकल 34। ठीक, इट प्रोवाइड्स फॉर रिस्ट्रिक्शंस ऑन फंडामेंटल राइट्स व्हाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स। ठीक है, अब आप ये सवाल पूछेंगे सर ये मार्शल लॉ क्या होता है? ठीक है, और मार्शल लॉ का मतलब क्या तख्ता पलट होना है? ठीक है, तो ध्यान दीजिए कि ये जो मार्शल लॉ है, ठीक है, या तख्ता पलट, ठीक, ये क्या बात है? ओके, ये समझिएगा। ठीक, मार्शल लॉ का मतलब है कि हमारे देश में पूरे देश के लिए या देश के किसी हिस्से पर, ठीक, जो सरकार है वो आर्मी से रिक्वेस्ट करे कि थोड़े समय के लिए इस इलाके पर या पूरे देश के ऊपर आप ही एडमिनिस्ट्रेशन, आप ही प्रशासन चलाइए। क्लियर? तो इसका सीधा साधा मतलब है मिलिट्री रूल। ठीक है, ये ऐसे नहीं है कि पाकिस्तान में जैसे तख्ता पलट हो जाता है, पाकिस्तान में मिलिट्री वाला के आसिम मुनीर जाके एक मारे शहबाज शरीफ के कान पे और उससे कहे हट कल से हम चलाएंगे सरकार, ऐसा नहीं है। ठीक है, भारत में ये पॉसिबिलिटी नहीं है मिलिट्री कू की, मिलिट्री तख्ता पलट की, पर भारत में मार्शल लॉ का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, प्रावधान क्या है कि सरकार आर्मी से बोलेगी कि आप प्रशासन चलाइए। ठीक है, तो ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है। ठीक है, जब देश में कहीं सपोज वॉर हो जाए, कोई हमला कर दे और कोई दिक्कत, रेबेलियन, दंगे हो जाए, तो ऐसे केस में रिक्वेस्ट की जा सकती है। ठीक है, वैसे आज तक कभी ऐसा प्रोविजन आया नहीं है। क्लियर? और पार्लियामेंट ये अधिकार देता है मिलिट्री को, मिलिट्री अपने मन से ये अधिकार नहीं लेती। क्लियर? ये क्यों अधिकार दिया गया है? ताकि सही से लॉ एंड ऑर्डर वहां पर लागू किया जा सके। ठीक है, अब ऐसे केस में कहा गया है कि जब मार्शल लॉ देश में लगाया जाएगा, ठीक है, तो इस मार्शल लॉ के लगाए जाने पर कुछ जो फंडामेंटल राइट्स है उन्हें रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। क्लियर? जो फंडामेंटल राइट्स है उन्हें रोका जा सकता है, उन पर रिस्ट्रिक्शन लागू की जा सकती है। ठीक, क्लियर? लास्ट आता है आर्टिकल 35। ठीक है, आर्टिकल 35 जो है वो कहता है पावर टू मेक लॉज टू गिव अफेक्ट टू सर्टेन स्पेसिफाइड फंडामेंटल राइट्स शेल वेस्ट ओनली विद पार्लियामेंट एंड नॉट विद द स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब
कि हमारे देश में जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हें लागू करना, उनमें किसी भी प्रकार की रोकथाम करना, यह अधिकार सिर्फ संसद के पास है। ये राज्य सरकारें जो हैं उनके पास ये अधिकार नहीं है। ठीक, तो यहां पर ये क्या अधिकार हैं? ठीक है, प्रिस्क्राइबिंग रेजिडेंस एज अ कंडीशन फॉर सर्टेन एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट इन स्टेट, यूटी और एनी एरिया। मतलब किसी भी इलाके में आप कहां के रहने वाले हैं उसे नौकरी के लिए एक प्रावधान तय करना। ठीक है, empowering courts other than Supreme Court and High Courts to issue directions, orders and writs। ठीक है, कि देश के जो बाकी कोर्ट हैं उन्हें यह अधिकार देना कि आप भी रिट लागू कर सकते हो। ठीक, restricting or abrogating the application of fundamental rights to members of armed forces, police forces etc। ठीक है, कि अब जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आर्म्ड फोर्सेस या पुलिस फोर्सेस के लोगों के और कौन कौन से अधिकारों को रोका जा सकता है, वो अधिकार पार्लियामेंट के पास है। क्लियर, indemnifying any government servant or any other person for any act done during the operation of martial law। मतलब किसी व्यक्ति के ऊपर, ठीक है, सरकारी कर्मचारी या अन्य व्यक्ति को मार्शल लॉ के दौरान किए गए काम के लिए जिम्मेदार ठहराना। ठीक है, और लास्टली पार्लियामेंट हैज पावर टू मेक लॉज प्रिस्क्राइबिंग पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस सच एज अनटचेबिलिटी, ट्रैफिकिंग इन ह्यूमंस एंड एक्सेट्रा। मतलब और देश में फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन में जो पनिशमेंट दिया जाना है वो भी तय करने का अधिकार पार्लियामेंट के पास ही है। ठीक है, तो बेसिक आर्टिकल 35 जो है वो ये कहता है कि फंडामेंटल राइट से जुड़े हुए कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद के पास है, राज्य सरकार के पास नहीं है। क्लियर, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में डाले गए। ठीक है, आई होप ये आपको सारे फंडामेंटल राइट समझ आए। कोई डाउट हो तो बताइए। अगले सेशन में हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल ड्यूटीज। क्लियर, बताइए भाई, कोई डाउट किसी को हो किसी प्रकार का किसी भी चीज में तो प्लीज डू लेट मी नो। क्लियर है?